नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और हमारे साथ आज असीम अरुण जी हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। असीम जी वैसे भी पहचान के मोहताज नहीं है क्योंकि असीम जी एक टाइम पर आईपीएस ऑफिसर और अब एक बड़े राजनेता हैं। असीम जी, शुरुआत तो आपसे हम इसी बात से करेंगे क्योंकि आप आईपीएस हैं। इस समय सबसे ज्यादा मुद्दा जो चल रहा है वो कार्यवाहक डीजीपी का चल रहा है। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि आखिर कब तक उत्तर प्रदेश को कार्यवाहक डीजीपी मिलेगा, कब परमानेंट डीजीपी बन सकता है, कौन बनेगा, क्या होगा, क्यों पैनल डिसाइड नहीं कर पा रहा। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? इसका बैकग्राउंड एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीजीपी बनाने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एक पैनल तैयार किया जाएगा, 3 नाम का सुझाव दिया जाएगा। उन 3 नाम में से डीजीपी का मुख्यमंत्री चयन कर सकते हैं, यूपी नहीं पूरे देश के लिए। ये कोर्ट का ऑर्डर है, इसकी आलोचना भी हम लोग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस ऑर्डर में 2 परेशानियां हैं। एक, यूपी में 14 लोग होते हैं जो डीजीपी के रैंक के होते हैं, कोई भी डीजीपी बन सकता है। इनमें से केवल 3 चुने जाएंगे, ऐसा मुख्यमंत्री के ऊपर बंदिश क्यों होना चाहिए? जब मुख्यमंत्री की पूरी जवाबदेही कानून व्यवस्था के प्रति है तो अपनी टीम चुनने का अधिकार क्या किसी और को मिलना चाहिए? पहला सवाल। दूसरा, जो 14 लोग हैं उनके हिसाब से भी सोचना होगा। इस व्यवस्था में केवल वो अधिकारी डीजीपी बन सकता है जो 21 साल, 22 साल, 23 साल पे आईपीएस में आया हो। जो 24 साल पे भी अगर आईपीएस बना, मतलब आज से 30 साल पहले, क्या उसकी गलती थी कि वो 24 साल का या 25 साल का था या थी और वो डीजीपी बनी? मतलब लेट एंट्रेंट्स का कोई इसमें रोल नहीं बचा। तीसरा, जो भी आरक्षण की कैटेगरी से आया है उसकी भी संभावनाएं लगभग समाप्त इसमें, क्योंकि उनकी रैंक थोड़ी सी नीची होगी। तो ये व्यवस्था मुझे लगता है कि सही नहीं थी। इसके सुधार के लिए उत्तर प्रदेश ने एक नया अपना कानून बनाया, उसके तहत हम लोग अपनी नियुक्तियां करते हैं, उसके तहत काम करते हैं और कानून व्यवस्था हमारी चुस्त दुरुस्त है, बेहतर है। व्यक्तिगत मेरी राय है कि पुलिस वालों को या किसी को कोर्ट में भी जाना चाहिए, जो मैंने तर्क रखे उसको प्रस्तुत करना चाहिए। मैं तो पार्टी हूँ नहीं, वरना मैं स्वयं करता। तो किसी को इस पर जरूर रखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट भी, मुझे विश्वास है, जब पूरी बात उनके सामने आएगी तो इसको परिवर्तित करेंगे। लेकिन यही जवाब है आपके? नहीं, ये जवाब मेरे सबके लिए है। ममता बनर्जी जी प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी स्थिति ये होगी। उनके थोड़ा, वो भी काफ़ी बड़ा राज्य, मान लीजिए वहाँ पे 9 डीजीपी हैं, तो क्या ममता बनर्जी जी को 9 में से किसी को भी चुनने का अधिकार होना चाहिए, या यूपीएससी बताएगा कि इनमें से 3 को चुनो? और 3 कौन होते हैं? वो हमेशा टॉप की जो 30 साल पहले की रैंक है उसके मुताबिक होते हैं। मैं थोड़ा तकनीकी विषय बता रहा हूँ, बट ये बताना भी ज़रूरी है, तभी विषय समझ में आएगा साफ साफ। चाहे ममता बनर्जी जी हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, क्या मुख्यमंत्री को अपना डीजीपी, अपना चीफ सेक्रेटरी चुनने का अधिकार होगा कि नहीं होगा? उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाने होंगे क्या? अगर डीजीपी के लिए ऐसा है तो क्यों ना चीफ सेक्रेटरी के लिए भी किया जाए, क्यों ना हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए भी किया जाए, क्यों ना इंजीनियर के लिए किया जाए? तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो अपना काम करती है और उसको फ्रीडम भी होनी चाहिए और उसकी जवाबदेही भी है। मेरे ख्याल से व्यवस्था बेहतर है, इसी के तहत नया कानून बनाया गया, उसी के अंतर्गत काम होता है। आप जिस पैनल की बात कर रहे हैं उसको लेकर ये भी चर्चा है, केंद्र और राज्य का सामंजस्य नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक कार्यवाहक डीजीपी ही संभाल रहा है हर तरीके से उत्तर प्रदेश को। शायद उत्तर प्रदेश को परमानेंट डीजीपी मिलना चाहिए। सामंजस्य वाला विषय नहीं, जैसे मैंने बताया, ये एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो रिस्ट्रिक्शंस आए हैं उसकी वजह से है। उसका एक स्थानीय हमने एक नियम बनाया है, उसके तहत हम लोग काम करते हैं अपना। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अच्छी है कि नहीं है? चयन ऐसे लोगों का हमेशा आदरणीय योगी जी ने किया जो काबिल हैं अपने काम में, जिन्होंने परिणाम अच्छे दिए। उनके नेतृत्व में पूरी प्रदेश पुलिस अच्छा काम कर रही है। यूपी के नागरिकों से पूछ लीजिए कि आप अखिलेश जी के समय की कानून व्यवस्था चाहते हैं या आप योगी जी के समय की कानून व्यवस्था चाहते हैं। पैनल, यूपीएससी, ये तो बहुत छोटे विषय हैं। एक सामान्य व्यक्ति इस बारे में बहुत ज़्यादा समझता भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं समझने की। लेकिन क्या कानून व्यवस्था से आज उत्तर प्रदेश के नागरिक संतुष्ट हैं? हम इसको और अच्छा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन तुलना करें तो सपा वाली कानून व्यवस्था चाहिए या योगी जी वाली कानून व्यवस्था चाहिए? जवाब हम सबके सामने है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं आपके साथ। आप आईपीएस रहे हैं जी।
और आपने जिक्र किया अखिलेश यादव का, उनकी कानून व्यवस्था और योगी जी की कानून व्यवस्था। अखिलेश यादव के कार्यकाल में आप उनकी कानून व्यवस्था में आईपीएस ऑफिसर थे। क्या कानून व्यवस्था उस समय चलती थी और अभी कितना अंतर आपको लगता है? क्या आपको कभी कभी ये नहीं लगता कि शायद अभी भी मुझे आईपीएस होकर थोड़ी सी जिम्मेदारी और निभानी चाहिए थी? जो समाजवादी पार्टी के समय कानून व्यवस्था या पुलिस की स्थिति थी, पुलिस का मनोबल धरातल में पहुंच चुका था, वही पुलिस वाले। फिर लेकिन तो होता होगा तब तो आपको। मैं बताता हूँ भी, लेकिन अगर पुलिस के ऊपर उस समय कोई अपराधी गोली चलाता था तो पुलिस वाले अपना बचाव करना, छुप जाना ही बेहतर समझते थे। योगी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार अधिकारियों के साथ में मीटिंग की, वीडियो कॉन्फ्रेंस में संबोधित किया, मीडिया के माध्यम से पुलिसकर्मियों तक अपनी बात पहुंचाई और उनको ये ताकत दी कि जवाबदेही तुम्हारी बहुत सारी है, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर कोई अपराधी हमला कर रहा है, अगर तुम्हारे ऊपर गोली चल रही है तो कानून तुमको अधिकार देता है गोली का जवाब गोली से देने से। इस बात से डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परिणाम ये एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की पुलिस, वही पुलिस, उसका मनोबल ऊंचा हो गया, उसको समर्थन मिलने लगा, उसकी जवाबदेही भी बढ़ गई और परिणाम हमारे सामने है कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए या दुनिया छोड़ करके चले गए। और आज परिणाम, जब ये गंदी वाली व्यवस्था, जब ये कंफ्यूजन वाली व्यवस्था दूर हो गई तो आज हमारी इंडस्ट्री लाइन लगा करके आ रही है। हर जिले में आज चुनौती ये है कि जल्दी से जल्दी ज़मीन दो इनको, ज़मीन अक्वायर करो, दो इनको। ये हम लोग अब इस पे काम करते हैं। डीएम्स और एसपीज इस काम पे लगे रहते हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को बढ़ावा दें। पहले क्या स्थिति थी, मैं अब आपसे पूछता हूँ, आप याद करिए उत्तर प्रदेश में फिरौती के लिए अपहरण लास्ट कब हुआ तो था? स्कूल में थी जब उनका कार्यकाल था। हाँ, नहीं तो जब आप स्कूल में रही होंगी तो आपको घर अगर आने में 15 मिनट भी विलम्ब हो जाता होगा घर वाले टेंशन में। तो घर वालों का क्या टेंशन होता था। ये साइकोलॉजी बता रहा हूँ। हो सकता है आपके परिवार में कोई अपहरण ना हुआ हो, लेकिन अपहरण हो जाएगा ये चिंता हर परिवार को थी, वास्तविक थी। आज याद करिए फिरौती का अपहरण लास्ट कब हुआ था। मैं प्रभारी मंत्री के रूप में या जहाँ जाता हूँ अपने व्यापारी साथियों से, उद्योग से, सबसे पूछता हूँ कि भैया कोई चौथ वसूली तो नहीं कर रहा, तुम किसी को चंदा भी तो नहीं दे रहे हो फर्जी ना? बोले नहीं नहीं, किसी को हम पैसा नहीं देते, जो हमें किसी धार्मिक आयोजन में या कुछ देना है वो देते हैं, जो हमारा मन करता है, ठीक, वो अपनी व्यवस्था है, लेकिन किसी प्रकार की कोई चौथ वसूली आज उत्तर प्रदेश में नहीं होती है। परिणाम हम सब के लिए सुखद है। इंडस्ट्री, बिजनेस तेजी से हमारे यहाँ आ रहे हैं, वो चाहे बड़े बड़े डेटा सेंटर हों, चाहे मोबाइल रिपेयर की शॉप हो, उत्तर प्रदेश में आज भरमार है। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट अब तक के सबसे लोएस्ट पे चल रहा है, लगभग 4% पे आ गया है। हमारी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है हमारी हुनरमंद लोग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर काम कर रहे हैं, विदेश में जा कर के काम कर रहे हैं। करीब 2000 हेल्थ केयर वर्कर्स को हम लोगों ने जर्मनी, इजराइल जैसे देशों में भेजने में मदद की। वो आज जाके वहाँ काम भी कर रहे हैं और हर महीने कुछ 50,000, 1 लाख रुपया अपने परिवार को भेज रहे हैं। उनके परिवार मजबूत हो रहे हैं। ये एक अच्छी अर्थव्यवस्था होती है और ये तभी संभव है जब शांति व्यवस्था अच्छी हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो, जो कि योगी जी ने किया। मेहनत लगी इसमें, बड़ा परिश्रम लगा, रिस्क भी उन्होंने लिया, लेकिन करके दिया। बिल्कुल। आपने मैंने एक सवाल आपसे पहले भी पूछा था कि गिल्ट की बात, आपके कार्यकाल में आपको कभी लगा कि ये कोई केस है जिसको लेकर मुझे अभी भी गिल्ट है कि ये केस मुझसे सही से सॉल्व नहीं हो पाया, या कोई ऐसा यादगार केस है जो आज भी जीवन में याद रहता है कि शायद इसने मेरे जीवन को बदला है? हाँ, कुछ ऐसा। मैं अलीगढ़ में एसएसपी था, मतलब मैं अगर याद करूं, यूँ कहूँ कि मेरे पुलिस के करियर में सबसे बड़ी क्राइम मैंने कौन सी हैंडल की, तो एक थाने में एक माँ और उनकी 3 बेटियों का मर्डर हुआ और स्वाभाविक है बड़ा हाहाकार मची। इन्वेस्टिगेट किया गया केस, तो रॉबरी का केस निकला जिसमें सारे जेवर भी बरामद हो गए और मृतकों के खून से सने हुए जेवर बरामद हो गए, मतलब डीएनए वगैरह भी मिला उसमें, और परिवार के ही कुछ लोग थे जिन्होंने मुखबिरी की थी उसमें इन्वॉल्व थे। तो मुझे बहुत दुख होता था कि इतनी बड़ी घटना हो गई। तो मैं मतलब, और मुझे करीब 1 साल हो गया था, तो मैं वहाँ का पेट्रोलिंग सिस्टम मजबूत कर चुका था, सब कुछ कर चुका था, फिर भी ये घटना हुई तो मुझे बहुत कष्ट उस बात का होता था। अभी करीब 2-3 साल पहले एक बार मैंने सोचा चेक करूं कि इसमें हुआ क्या,
तो मैंने पता किया थाने से, तो उन्होंने कोर्ट से पता किया, तो उसमें उनको सज़ा हुई, लाइफ टर्म अपराधियों को मिला। तो मुझे फिर थोड़ी संतुष्टि हुई कि अपराध तो हुआ, हाँ गिल्ट कम हुआ मेरा, अपराध तो हुआ, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन हमने किया उसको न्यायालय ने भी सही पाया और उनको सज़ा दी। फांसी तो शायद मेरे ख्याल से नहीं हुई उसमें लाइफ टर्म हुआ था, और फिर मुझे संतुष्टि हुई कि चलो ये ठीक रहा। लेकिन पुलिस में ऐसा समय तो कभी नहीं आएगा कि क्राइम बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, लेकिन क्राइम को हमेशा हर साल कम होते जाना है। अब आज आप देखिए, जिसको हम वायलेंट स्ट्रीट क्राइम बोलते हैं, वो लगभग ख़त्म हो गई, लेकिन डोमेस्टिक क्राइम अभी बची है। पति ने पत्नी को पीट दिया, पत्नी ने पति का मर्डर करा दिया, नीला ड्रम वाला किस्सा, तो वो भी, हाँ वो भी है। आपको भी डर है नीले ड्रम से? मैं तो अपनी पत्नी से हमेशा से बहुत डरता हूँ, ड्रम और नो ड्रम ना। डरना भी चाहिए सभी को। मैनेज करके रखते हैं? हाँ, अरे मैं उनके आदेश का पालन करता हूँ सीधे सीधे, कोई उससे आगे बात ही नहीं। पत्नी की आरती। तो जी तो जो भी कोई क्राइम जैसे अब है, डोमेस्टिक क्राइम बची है अभी, इसका हल है कन्विक्शंस। डोमेस्टिक क्राइम का हल पेट्रोलिंग नहीं है। अब तो सड़क पेट्रोलिंग करो, घर में है ना डोमेस्टिक क्राइम हो रही है, डोमेस्टिक क्राइम भी, लेकिन रिपोर्ट होती है, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। अब जब न्यायालयों से सजा हो रही है, तभी मुख्यमंत्री जी ने एक ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया। इस समय आप देखते हैं कि आपको इनकाउंटर्स की खबरें बहुत कम मिलती हैं, लेकिन आपको कन्विक्शन की खबरें खूब सारी मिलती हैं। हम तो ये भी सुनते हैं कि हर रोज मुख्यमंत्री जी खाका लेकर बैठते हैं, अधिकारियों को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ किस जिले में। जी, मुख्यमंत्री जी रोज रात को एक समीक्षा करते हैं लगभग 9 बजे, और उसमें सभी संबंधित अधिकारी होते हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी देखते हैं कि क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है। और मैं अपनी पुलिस की नौकरी के अनुभव से बोलूँ कि मैंने अकेले मुख्यमंत्री देखे जो हर त्यौहार से पहले स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंस करके और पुलिस और मजिस्ट्रेट्स के साथ में मीटिंग करते हैं। अच्छा, आज 8 साल हो गए। हाँ। वो चाहें तो बोल सकते हैं डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को कि तुम लोग कर लो, जैसा पिछली सरकारों में होता था, लेकिन योगी जी स्वयं उस काम को करते हैं। एज होम मिनिस्टर भी कहें या एज चीफ मिनिस्टर भी कहें, क्योंकि जब उनका नेतृत्व मिलता है तो ताकत बहुत हम लोग की बढ़ जाती है, और उनका निर्णय बड़ा स्पष्ट होता है। कोई भी इस तरह के विषय आते हैं तो सोच समझ के निर्णय लेते हैं, लेकिन जो निर्णय हो जाता है फिर वो उससे पीछे नहीं हटते, क्योंकि वो निर्णय सोच समझ के होता है, कानूनी निर्णय होता है। फिर कोई अगर विरोध भी करे, किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी अलोकप्रियता भी हो, उसको भी वो सहन करते हैं, क्योंकि जो बड़ा निर्णय है वो कानून के हिसाब से है, व्यापक निर्णय है, समाज के हित में है, और फिर लोग उसको पसंद भी करते हैं। अच्छा, अगर आपकी बात करें, जब आपने ट्रेनिंग शुरू की तो बहुत सारे आईपीएस आपके साथ रहे होंगे। आज वो किसी न किसी पोस्ट पे होंगे, कहीं डीजी होंगे, कहीं एसएसपी होंगे, कहीं अलग अलग पोस्ट पे। जब आज भी आपसे वो मुलाकात करते हैं तो कैसे बातचीत होती है, क्या रहता है माहौल, कैसे वो आप ट्रीट करते हैं? क्योंकि आप उनके आगे तो मंत्री हुए, आप जब उनके जिले में जाते होंगे तो शायद उनको कुछ और ट्रीट करना पड़ता होगा, और पीठ पीछे आप दोनों लोगों की बातचीत कुछ और चलती है। क्या होता है, क्या रिलेशन, क्या वो अभी जो आईपीएस ऑफिसर मेरे मित्र हैं, साथ के हैं, उनके साथ कोई रिलेशनशिप में अंतर नहीं है वैसे, क्योंकि मेरा मानना है रिलेशनशिप, संबंध जो हैं वो स्थायी हैं, पद तो नितांत अस्थायी हैं। मैं आज मंत्री हूँ, विधायक हूँ, कल को ना मंत्री न हूँ ना विधायक रहूँ, ऐसा भी हो सकता है। बल्कि एक ना एक दिन आएगा ही जब ऐसा नहीं होगा, तो क्या मेरे संबंध बदल जाएंगे अपने मित्रों से? तो संबंध में मैं समझता हूँ कोई भी अंतर ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे अब लगती है, क्योंकि मैं जब भ्रमण पे होता हूँ तो मुझे पुलिस वाले मिलते हैं जो मेरे साथ पोस्टेड रहे हैं या नहीं भी रहे हैं तो जानते हैं। तो जो पुलिस में ये सैल्यूट करने की जो क्रिया है वो बड़ी अनुशासित वाली है ना, सीधे चेहरे के साथ में नहीं, वो तो वही बता रहा हूँ कि सीधे चेहरे के साथ में सैल्यूट किया जाता है, सीधे चेहरे के साथ में सैल्यूट लिया जाता है। अब मेरे साथी सब मुस्कुरा करके सैल्यूट करते हैं और मैं भी खूब मुस्कुरा करके सैल्यूट का जवाब देता हूँ। तो ये बड़ा अच्छा परिवर्तन हुआ है, जो कि मैं कई बार सोचता भी हूँ कि जब मैं वर्दी में था तो भी तो मुस्कुरा के सैल्यूट करना चाहिए था, पर जब सैल्यूट करना सिखाते हैं अकेडमी तो कहीं नहीं बताते कि मुस्कुराओ। हाँ, थोड़ा तना हुआ चेहरा, गंभीर चेहरा होना चाहिए। दोस्त तो मजा लेने लगते हैं, सैल्यूट भी मारते होंगे तो मजे लेते हुए मारते होंगे। हाँ, बड़ी खुशी के साथ में करते हैं ये, और ये मैं सोचता हूँ कि वो सैल्यूट तो पद के दायित्व की वजह से था, अब जो सैल्यूट है वो प्यार की वजह से है।
वो वाकई में जुड़ाव है इस वजह से। जब आप पहली बार मंत्री कई बार बने, मैं तब एयरपोर्ट क्या पे हुआ? होता हूँ तो सीएसएफ वाले पहचान जाते हैं, हाँ। तो वो भी बड़ा अच्छा अभिवादन देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। जब पहली बार बने होंगे आप मंत्री, तब आप अपने दोस्तों से मिले होंगे इस तरीके के इवेंट में, तब क्या हुआ था? कुछ किस्से होते हैं जरूर आप लोगों के, क्योंकि जब पहली बार इस तरीके से आप फॉर्मली जाते हैं, मिलते हैं, तो भी दोस्त फॉर्मली नहीं रह पाते हैं आपके साथ, वो इनफॉर्मल हो ही जाते हैं। कोई ऐसा किस्सा? मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। जब मंत्री पद की शपथ जिस दिन हुई, तो शपथ के बाद में भीड़ भाड़ थी, गाड़ियाँ इधर उधर थी, तो उसके तुरंत बाद एक कैबिनेट मीटिंग होनी थी, लोक भवन जाना था। तो मैं किस गाड़ी से गया लोक भवन? पुलिस कमिश्नर लखनऊ की गाड़ी से, अच्छा। क्योंकि ध्रुवकांत ठाकुर जी मेरे बैचमेट उस समय पुलिस कमिश्नर थे, हाँ। और मेरी गाड़ी को आने में कुछ समय था, तो उन्होंने मुझे देखा मैं खड़ा हूँ तो रुक गए, मित्र के नाते। हाँ। और हम दोनों जैसे जब पुलिस वाले थे साथ साथ गाड़ी में घूमते थे, तो उस एक क्षण में जो मेरा पद बदल गया था, लेकिन रिलेशनशिप नहीं बदली थी। तो मैं ध्रुव के साथ गाड़ी में बैठा, उन्होंने मुझे लोक भवन छोड़ा। मैंने उनसे कहा भी कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है हाँ। कि मैं राजनीतिक हूँ, मंत्री हूँ, लेकिन जो मेरे पुलिस के संबंध हैं, जो मेरे आईएएस अफसरों के संबंध हैं, सरकार के संबंध हैं, वो मेरी बहुत बड़ी ताकत है और बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि उनकी मैं कठिनाइयों को भी समझता हूँ, उनकी सीमाओं को भी समझता हूँ, और हौंक देने पे कितना कर लेते हैं ये भी समझता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन जब बदलाव हुआ था, जब आप आईपीएस से मंत्री पद के लिए आ रहे थे, जी। परिवार से कैसा सपोर्ट था? परिवार से किस तरीके से लोग सपोर्ट कर रहे थे या विरोध हो रहा था, और साथ दे भी रहे थे कि नहीं दे रहे थे? अब आखिरी सवाल ये बड़ा कठिन निर्णय था, और भारतीय जनता पार्टी की ये ताकत है कि मुझको, मेरे जैसे और तमाम लोगों को पार्टी प्रोत्साहित करती है कि आप पार्टी में आइए, काम करिए। मुझको भी ऐसा एक प्रोत्साहन मिला परिवार से, और मेरी तरफ से भी। शुरू में तो मुझे लगा ये नहीं हो सकता और मना किया मैंने, लेकिन फिर जब थोड़ा सा मुझे जोर दिया गया तो मुझे भी लगा कि ये पार्टी एक नई चुनौती दे रही है, नया अवसर दे रही है। मैं पुलिस में था तो बेसिकली एक प्रोजेक्ट मैनेजर था, मुझे एटीएस दिया गया, मुझे 112 दिया गया, तो मैं उस कंट्रोल रूम दिया, मैं काम कर रहा हूँ उसको, टास्क है, टास्क मैनेजर हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। लेकिन उससे संबंधित नीति कैसे और अच्छी बननी चाहिए, ये कई बार मैं असहज महसूस करता था। अब मुझे एक नीति निर्माणकर्ता, पॉलिसी मेकर का रोल मिलने की संभावना थी। तो बट यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। पुलिस में बहुत से वो ट्रांसफ़र हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ सस्पेंड हो जाओगे, हाँ, नौकरी नहीं जाती। यहाँ तो नौकरी चली जाती है, जनता खुश नहीं है तो बेदखल कर देगी तुरंत, तो जवाबदेही भी ज़्यादा है। तो ये अच्छा परिवर्तन है, और मुझे लगता है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें एक नए रोल में काम करने का अवसर है, ज़्यादा गहराई से काम करने का अवसर है। वही मैं चेष्टा कर रहा हूँ, उसी हिसाब से परिणाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आज आपने जो सवालों का आंसर दिया है, शायद हमारे दर्शक जब सुनेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि आखिर असीम जी की ज़िंदगी में क्या रहा, कैसे उन्होंने शुरुआत की, क्या क्या चीज़ें रही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।